वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस है प्रमोद। और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस पर। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टॉक्स या इक्विटी क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। यदि आपने वो वाला वीडियो देख लिया है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक्स क्या होते हैं। नेक्स्ट ये जो वीडियो है वो है फंडामेंटल एनालिसिस पर, मतलब कि जिस भी स्टॉक्स में आप अपनी एंट्री बनाना चाहते हैं या उसे ख़रीदना चाहते हैं तो क्या वह स्टॉक सही है, क्या जिस टाइम पे आप खरीद रहे हैं उस टाइम पर उस स्टॉक की कीमत सही है और क्या ये आगे जाकर हमें एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, वो सब फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से हम देखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना आना चाहिए जिस भी स्टॉक्स में आप अपनी एंट्री बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस से पता चल जाता है कि वह स्टॉक सही है या फिर अभी उसमें इन्वेस्ट करने का टाइम सही नहीं है। और इसके साथ ही आपको उस स्टॉक्स में क्या देखना चाहिए वो होता है टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि चार्ट वगैरह भी आपको देखना आना चाहिए। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको स्टॉक्स के बारे में बताया था और मैंने आपको सारी लिस्ट, यानी कि जितने भी NSE पर स्टॉक लिस्टेड हैं उनकी सारी लिस्ट मैंने आपको बताई थी। तो जो स्टॉक्स आपको ऐसा लगता है कि ये स्टॉक्स हमें सही लग रहे हैं और इनमें हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं या हम उन्हें बाई कर सकते हैं, तो उन स्टॉक्स को लेकर आप क्या करेंगे, इस वाली साइट पर आएंगे। जैसे ही आप इस वाली साइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उस स्टॉक्स को सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो उसका आप फंडामेंटल एनालिसिस निकाल सकते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस कैसे निकालेंगे वो मैं अब बताने वाला हूँ आपको। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई भी स्टॉक्स यहाँ पर सर्च किया, जैसे कि मैंने ये वाला स्टॉक अभी सर्च किया है अब, ठीक है। तो ये वाला जो स्टॉक है उसको बोलते हैं हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स LTD यानी लिमिटेड, यानी कि शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी HAL यानी कि हॉल। अब मान के चलिए कि इस स्टॉक्स ने हमें कितने % रिटर्न दिया है और ये स्टॉक्स हमारा जो है क्या ये अच्छा हो सकता है या नहीं हो सकता है, या अभी हम इसको बाई कर सकते हैं या हम इसको अभी बाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। देखिए, एक दिन का रिटर्न इसमें क्या है, ग्रीन चल रहा है, यानी कि एक दिन का रिटर्न इसका आज का पॉजिटिव है। जैसे ही आप देखिए स्टॉक्स क्या होते हैं कि एक दिन में या 2 दिन में रिटर्न अच्छा नहीं बताते हैं, ये आपको साल 2 साल या 5 साल के लिए आपको छोड़ने पड़ते हैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद में। जब आपको ऐसा लगे कि यह स्टॉक बेस्ट है, इस टाइम पे इसको खरीद सकते हैं, तब आप उसको खरीद सकते हैं। तो हम चलते हैं 1 साल पर। देखिए, 1 साल पहले यदि आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो इसकी कीमत कितनी थी 1 साल पहले, 1979 रुपये, ठीक है। 1979 रुपये थी 1 साल पहले, और 1 साल में इसने जो रिटर्न दिया है आपका, कितना दिया है आपको, 133% रिटर्न दिया है इसने आपको 1 साल में। यानी कि आपका कैपिटल 100% हो गया, 100% से भी ऊपर इसमें चला गया है। यानी कि 133% आपका कैपिटल जो भी आपने लगाया था वो ऑलमोस्ट डबल 1.5 गुना होने जा रहा है 1 साल के अंदर अंदर। यानी कि 133% रिटर्न आपको आपकी कैपिटल पर मिल गया है। और यदि यहाँ पर 5 साल क्लिक करोगे तो आप देख पाएंगे कि यदि आपने इस स्टॉक्स में 5 साल पहले यदि इन्वेस्ट किया होता तो उसकी प्राइस थी आपकी कितनी, मात्र 352 रुपये, यानी कि 350 रुपये। और रिटर्न की बात करूँ तो आपको 1215% रिटर्न मिला है इसमें आपको, यानी 1215, यानी कि कितना रिटर्न हो गया आपका, लगभग आपका 1215, बहुत हो जाता है, मतलब 1200% रिटर्न, यानी कि आपका पैसा 12 गुना हो गया इसमें। यानी कि 5 साल में या 5 साल पहले यदि आपने इसको खरीदा होता तो ये आपको ऑलमोस्ट 12 गुना रिटर्न दे चुका होता, ठीक है। तो आपकी कैपिटल कितने गुना हो जाती, 12 गुना हो जाती। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें किस स्टॉक्स में कब बाई करना चाहिए और कब नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पे जो दे रखा है पहले, तो पहले आप इसमें देखिए तो इसमें दे रखा होगा आपका क्या, एब्सोल्यूट रिटर्न, एनुअल रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। यानी कि एनुअलाइज जैसी आपकी 4% इसकी रिटर्न है, एब्सोल्यूट रिटर्न इसकी 4% है एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न भी आपकी 4% बता रहा है कि आगे भी आपको ये 4% रिटर्न दे सकता है। उसके बाद आप आएंगे इसमें, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखिए,
वैल्यूएशन में आप क्या करेंगे, वैल्यूएशन इसकी हाई है, यानी कि पहले आपको इसमें देखना होगा प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग क्या होती है कि इस प्राइस टू अर्निंग मतलब होता है पी रेशो। ठीक है, तो पी रेशो कैसे निकालते हैं हम? पी रेशो का मतलब होता है जिस टाइम पे जिस स्टॉक की जो प्राइस चल रही है उसके नीचे हम यदि ईपीएस का डिवाइडेशन कर देते हैं तो हमारा निकलता है पी रेशो। अब पी रेशो से पी रेशो क्या बताता है? तो देखिए, जिस भी कंपनी का पी रेशो आपका 25 से 20 के बीच में होता है वो कंपनी हमेशा अच्छी मानी जाती है और उसके बढ़ने के चांसेस भी आगे बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो पी रेशो क्या होता है? देखिए, पी रेशो का मतलब होता है कि प्राइस टू ईपीएस, यानी कि अब ईपीएस क्या होता है? तो ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। मैं इसको आपको थोड़ा चार्ट बताता हूँ। देखिए, तो मैं यहाँ पे चार्ट खोल लेता हूँ, चार्ट में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे चार्ट खोल लिया है। तो देखिए, चार्ट पी रेशो मतलब होता है प्राइस डिवाइडेड बाई ईपीएस। अब ईपीएस क्या होता है? तो ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, यानी कि इस कंपनी ने प्रति शेयर पर कितनी अर्निंग की है उसको हम बोलते हैं ईपीएस। तो ईपीएस का जब आप प्राइस से डिवाइडेशन करते हैं तो उसके बाद में आपके पास में निकल आता है पीई रेशो। और यदि वो पी रेशो 20 से या 25 से नीचे है तो आप मान के चलिए वह कंपनी इस टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये हो गया पीई रेशो। ठीक है, ईपीएस का मतलब होता है, अब ईपीएस कैसे निकालते हैं? देखिए, ईपीएस का मतलब होता है टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर, यानी उस कंपनी के जितने भी शेयर हैं उनका भाग यदि आप उसकी टोटल अर्निंग में कर देंगे तो आपके सामने जो ईपीएस है वह निकल आता है। तो ये हो गया ईपीएस। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तो इससे आप समझ गए होंगे कि पी रेशो क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद में आता है हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू। अब ये क्या होती है? प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब होता है कि कंपनी जिसमें भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस कंपनी में इस टाइम उस कंपनी की जो कीमत है वो किताबों में क्या है। मतलब कि उस कंपनी को यदि आप आज बेचने के लिए जाएंगे, क्या करने जाएंगे? यदि आप उस कंपनी को आज बेचने के लिए जाएंगे तो उस कंपनी की कीमत आपको बाज़ार में क्या मिलने वाली है उसको कहते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि किताबों में कंपनी की कीमत क्या है। ठीक है, अब प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो प्राइस टू बुक वैल्यू बराबर होता है प्राइस डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, तो क्या होता है? प्राइस डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू पर शेयर। अब सीधा सीधा आप इसका मतलब यही समझ लीजिए कि प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब होता है किताबों में इस टाइम पे कागज़ों में उस कंपनी की कीमत क्या है, और यदि आप उस कंपनी को आज बेचने जाएंगे तो उस कंपनी की कीमत आपको आज कितनी मिल सकती है, इसको बोलते हैं हम प्राइस टू बुक वैल्यू। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद में एक होता है प्राइस टू कैश फ्लो। अब ये क्या होता है? देखिए, प्राइस टू कैश फ्लो का मतलब होता है कि कंपनी के पास प्रेजेंट में कितना कैश अवेलेबल है, यानी कि कंपनी साल अनुसार क्या कैश को अपने को बढ़ा रही है, या इस टाइम पे कंपनी के पास कितना कैश है, क्या वो माइनस में तो नहीं है या फिर उस घट तो नहीं रहा है कैश उनका। तो इसका मतलब होता है कैश फ्लो का कि कंपनी कैश के मामले में कैसी है, यानी कि कंपनी के पास इस टाइम पे कितना कैश अवेलेबल है। तो ये हो गया प्राइस टू कैश फ्लो। अब थोड़ा चार्ट पर देखते हैं। तो देखिए, ईपीएस में आपको बता दिया, ईपीएस का मतलब क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। ईपीएस निकालते कैसे हैं? टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर। जितने भी कंपनी के शेयर हैं ये दोनों का उसकी अर्निंग में जितनी उसने अर्निंग की है उसमें डिवाइड कर देंगे तो आपका ईपीएस निकल जाएगा। और ईपीएस का डिवाइडेशन यदि हम उसकी प्राइस से कर देंगे तो हमें क्या निकल के आएगा सामने? वो आएगा पीई रेशियो। और पीई रेशियो कितना होना चाहिए? मैंने आपको बताया 20 या 25 से नीचे का होना चाहिए। ठीक है,
अब उसके बाद में मैं बताया था प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब क्या था? प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी का इस टाइम पर किताबों में क्या कीमत है। इसको निकालते कैसे हैं? तो निकालेंगे प्राइस डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है। तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद में आता है कैश फ्लो। तो देखिए कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो मैंने आपको बता दिया। कैश फ्लो का मतलब होता है कि इस टाइम पर कंपनी के पास कितना कैश फ्रीली अवेलेबल है, यानी कि कंपनी में जो भी ज़्यादा कैश है, यानी कंपनी को जितना भी अच्छा कैश है, तो कंपनी से मतलब ये एक अच्छा परफॉर्म करने वाली है और आगे भी एक अच्छा परफॉर्म करती रहेगी। तो ये हो गया कैश फ्लो का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखिए ये हो गया प्राइस टू कैश फ्लो, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ में क्या है? तो देखिए रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब होता है कि साल ऑन साल क्या उस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। कैश फ्लो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में अर्निंग पर शेयर, यानी प्रत्येक शेयर पर आपको कितनी अर्निंग मिल रही है, वो सब तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि इस टाइम पर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ROE। इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि आपका अच्छा होना चाहिए। प्रॉफिट भी साल ऑन साल बढ़ना चाहिए। कैश फ्लो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इनका मतलब तो ये हो गया। इसके बाद में कुछ और हमें देखना होता है, तो वो क्या देखेंगे अपन? देखिए आप आएंगे यहाँ पर थोड़ा नीचे, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको और क्या देखना होता है जिस भी कंपनी में आप पैसे को लगाने वाले हैं। देखिए ये कंपनी हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे रही है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए हम आएंगे हमारी यहाँ पे टोटल रेवेन्यू पे। देखिए ये जो टोटल रेवेन्यू है, कंपनी के पास साल दर साल रेवेन्यू क्या है? बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए? रेवेन्यू। अब देखिए जितने भी ये फाइनेंशियल ईयर है, इसमें 2022 में 25,604 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद में 23 में 28,600 करोड़ का रेवेन्यू है, यानी कि साल ऑन साल इसका रेवेन्यू जो है वो क्या है? बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। मिनिमम हम 4 से 5 साल का इसमें लेते हैं, ठीक है। और ये तो हो गया इसका रेवेन्यू, यानी कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, यानी कि इनका रेवेन्यू कंपनी के साल ऑन साल बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू, आपने देख लिया, इसमें बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद में आता है इबिट्टा। अब इबिट्टा का मतलब क्या होता है? देखिए इबिट्टा का मतलब होता है आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि कंपनी ने कमाया कितना, मतलब कंपनी ने कितना कमाया है, वो यहाँ इबिट्टा बताता है कि कंपनी ने सब कुछ, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, यानी कि अर्निंग करने के, इंटरेस्ट देने के बाद जो अर्निंग हुई है उसमें टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के बाद में कंपनी ने कितना पैसा कमाया है, उसको बोलते हैं हम इबिट्टा। उसके बाद में आता है हमारा PBIT। अब PBIT मतलब क्या होता है? तो PBIT मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा कि EPS, ठीक है। तो EPS से पहले हमें देखना होता है नेट इनकम। तो देखिए जो इस टाइम पे इसकी नेट इनकम है, क्या है कि नेट इनकम वो हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है क्या? तो नेट इनकम देखिए इसमें पहले थी इसकी 2,328 करोड़ की, उसके बाद में अगले साल जिसे में देखेंगे तो अपन 2,882 करोड़, उसके अगले साल आप देखेंगे तो इसमें 3,245 करोड़ की, और अब इसकी लगभग आपकी 51, यानी कि मान के चलिए इसमें जो दिया है 5,000, यानी कि 5,080 करोड़ की इसकी इस टाइम पे वैल्यू बता रहा है। यानी कि देखिए ये जो आपकी नेट इनकम है वो यदि बढ़ती हुई नजर आ रही है तो इसका मतलब है कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और कंपनी आगे भी यह अच्छा परफॉर्म कर सकती है यदि इसका टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस सभी सही हैं। तो ये हो गया आपका नेट इनकम, यानी कि ये आपका बढ़ना चाहिए।
उसके पहले टोटल रेवेन्यू, इसका हमें बढ़ता हुआ नज़र आना चाहिए। EBITDA, PBT इतने खास नहीं है, लेकिन ये आपको दिख रहा है, ये आप देख लेंगे तब भी आप एक स्टॉक्स को अच्छा पिक कर सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा EPS। तो EPS क्या होता है? देखो, EPS मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, यानी कि नेट कंपनी ने कितना कमाया। ठीक है, तो ये आपका 3.4, उसके बाद 4.3, 4.8, 7.5, यानी ये कितना कमाया। उसके बाद में आता है DPS। तो DPS भी आपका इसमें क्या होता है, हमें बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। DPS का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर, यानी कि कंपनी ने कितना दिया है, यानी कंपनी ने शेयर होल्डर को कितना रुपए दिया है। ये सारे आपके जो भी है ये परसेंटेज वहाँ निकलते हैं। तो ये देखिए 9, 16, 15, 20, ये सब क्या है आपके DPS है, यानी कि बढ़ता हुआ ये भी हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद में आता है पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो क्या होता है, को कंपनी ने ये सब कर इन के बाद में कंपनी ने जो भी पैसा दिया है वो कितने परसेंट बेस पे दिया है। देखिए शुरू में आपको 28%, उसके बाद 39%, उसके बाद 0.31%, उसके बाद 0.26%, यानी ये सब परसेंटेज में कैलकुलेट होते हैं जो भी ये दे रहे हैं। मैंने ये आपको ये बताएं। पे आउट प्रतिशत, पे आउट जो रेशियो होता है वो हमेशा प्रतिशत में कितना दिया गया रुपए है वो होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में कुछ और भी होता है, तो क्या होता है, वो होता है हम बैलेंस शीट। तो इसमें बैलेंस शीट देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। किसी कंपनी की बैलेंस शीट आप यहीं से इस वाली साइड से देख सकते हैं। तीनों चीज़ें, इनकम, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, यदि तीनों बढ़िया कंडीशन में हैं इस टाइम पे, तो आप एक अच्छे स्टॉक्स को पिक करने जा रहे हैं। देखिए करंट असेट्स, नॉन करंट एसेट्स और टोटल एसेट्स। ठीक है, करंट असेट्स क्या हैं, तो करंट एसेट जो होती हैं वो ऐसी वस्तुएं होती हैं किसी भी कंपनी की जिनकी कीमत इस टाइम पे एक अच्छी मिल सकती है, कि यदि आज उनको बेचने जाएं तो हमें कितनी उसकी कीमत मिल जाएगी। तो ये करंट एसेट्स होती हैं। और कुछ नॉन करंट एसेट्स भी होती हैं। ठीक है, तो इन टोटल का मतलब होता है टोटल असेट्स जो हैं वो हमें बढ़ती हुई नज़र आनी चाहिए, यानी कंपनी ग्रोथ करती हुई हमें आनी चाहिए टोटल असेट्स के मामले में। देखिए 53, 60 हुआ, 69, 80, यानी कि सालों साल टोटल असेट्स कंपनी क्या है बढ़ते हुए जा रहे हैं। यानी कंपनी अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी में क्या कर रही है कि अपने संसाधनों को बढ़ा रही है, यानी वस्तुओं को बढ़ा रही है। तो ये हमारे हो गए टोटल असेट। हमारे क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, वो भी मिनिमम आपका 1 साल से 5 साल के बीच में ये होना चाहिए। उसके बाद में आता है आपका, उसके बाद आता है हमारा क्या, करंट लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ क्या होता है, तो देखिए करंट लायबिलिटीज़ का मतलब होता है ये वो खर्चे हैं जो कंपनी किसी को देगी, जिनमें लाइक मान लीजिए कंपनी ने लोन ले रखा है या किसी भी लैंड को रेंट पर ले रखा है, ETC कुछ भी हो सकता है जो कि कंपनी उसको देगी। यानी कि या तो जैसे कंपनी ने अपने कंपनी के लिए लोन लिया तो उसको देना है उसको। ठीक है, रेंट हर महीने या हर साल में उसको देना ही होता है। तो इसको बोलते हैं हम करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, आपकी कम से कम होना चाहिए, यानी ये जितनी ज़्यादा कम होंगी तो उतनी ही कंपनी एक अच्छी ग्रोथ अपनी कंपनी में लाती है। क्योंकि कहते हैं कि लोन और खर्चा जितना कम होगा तुम्हारे पास तो तुम्हारी कंपनी उतनी स्टेबल और अच्छी रहेगी। तो ये हुई हमारी करंट लायबिलिटीज़। देखिए तो अब आते हैं हम टोटल लायबिलिटीज़ पर। टोटल जो लायबिलिटीज़ हैं वो देखिए आप, ये आपकी यदि आपकी टोटल असेट्स बढ़ रही हैं तो ये भी थोड़ा आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है, लेकिन ये कभी भी आपके असेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी इससे कम रहना चाहिए हमेशा। यदि इससे कम होता है तो कंपनी बढ़िया काम करती है, यानी कि अच्छा परफॉर्म करती है। उसके बाद में आता है हमारा टोटल इक्विटी। तो देखिए टोटल इक्विटी आप इसमें देखेंगे कि 15,427 करोड़, उसके बाद में 19,316 करोड़, उसके बाद में 23 करोड़, यानी कि सालों साल ये भी हमें टोटल इक्विटी क्या इसकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये हमारी टोटल इक्विटी हो गई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि टोटल लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी बढ़ रहा है क्या। उसके बाद टोटल चार्जेज एंड आउटस्टैंडिंग, ये भी आपका थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बढ़ता हुआ या फिर बराबर
दिख रहा है, तो ये भी कोई दिक्कत वाला नहीं है। यानी मेन पॉइंट इसमें क्या है कि इक्विटी आपको बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए। ठीक है, टोटल आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं यानी टोटल जो खर्चे हैं वो टोटल असेट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो कंपनी वो सही नहीं है इस टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कैश फ्लो। कैश फ्लो आपका क्या है, कैश फ्लो आपका हमेशा क्या होना चाहिए, बढ़ता हुआ नज़र आना चाहिए, मिनिमम 1 साल से लगाकर आपका 5 साल के बीच का। तो कैश फ्लो में आप देखेंगे, देखिए यहाँ लिखा है आपका, सीधा यहाँ आ जाइए और यहाँ आप देख पाएंगे, देखिए फ्री कैश फ्लो। तो कंपनी के पास ये साल ऑन साल क्या है, बढ़ता हुआ हमें नज़र आना चाहिए। तो देखिए ये है हमारा 13,908 था, उसके बाद में थोड़ा घट गया यहाँ पे और यहाँ पे घट गया और यहाँ पे इतना ज़्यादा खास घटा नहीं, लेकिन ये भी आपका अच्छा है। और ये जितना ज़्यादा होता है कंपनी के पास में उतनी कंपनी अच्छी मानी जाती है। तो जब आप ये सब एनालिसिस कर लेते हैं और इसके बाद में आपको एक पॉइंट और है जो कि मेन है इसमें, वो क्या है, वो होता है आपका डेप्ट एंड इक्विटी, डेप्ट टू इक्विटी, वो इक्विटी एंड डेप्ट। तो ये क्या होता है, तो ये जैसे मान लीजिए कंपनी, इक्विटी मतलब होता है जितना अधिक हो उतना, इक्विटी कंपनी के पास जितनी अधिक होती है उतना अच्छा होता है। और डेप्ट मतलब होता है कर्ज, कर्ज कंपनी के पास क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जितना कम किसी भी कंपनी के पास कर्ज होगा वह अच्छा उतना ही परफॉर्म कर सकती है। कम से कम किसी भी कंपनी पर कर्ज इक्विटी से आधा होना चाहिए। कभी भी किसी कंपनी में पैसा लगाना हो तो डेप्ट टू इक्विटी 1 से कम होना चाहिए। और पी रेशो क्या बताया मैंने, पी रेशो आपको 25 से लेकर 20 या उससे नीचे का यदि है तो वह शेयर आपका अच्छा या वह कंपनी आपकी अच्छी मानी जाती है। तो डेप्ट टू इक्विटी आप कहाँ से देख सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आप टिकर टैब को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा चार्ट स्क्रीनर, वो स्टार्ट स्क्रीनर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आप सीधा इस वाले पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले पेज पर जैसे ही आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक यूनिवर्स। स्टॉक यूनिवर्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, निफ्टी 50 के स्टॉक 100, निफ्टी 50 100 या फिर निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी 500 और निफ्टी स्मॉल कैप। किसी भी कंपनी, किसी भी उस पर टिक करके आप निफ्टी 500 पर या निफ्टी स्मॉल कैप पर किसी भी पर आप टिक करके यहाँ से आप पी रेशियो एंड डेप्ट टू इक्विटी देख सकते हैं। यदि आपके में ये नहीं दिखाता है तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए मुझे निफ्टी स्मॉल कैप 100 में कंपनी को देखना है कि किस में जो डेप्ट है यानी कि कर्ज है वो 1 से कम है और इक्विटी हमारी 25 से लेकर 20 के नीचे है, तो उस कंपनी को हम छांटेंगे। तो कैसे छांटेंगे, मान लीजिए मैंने इस पर टिक कर लिया, यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आप सीधा यहाँ पे लिखेंगे डेप्ट, डेप्ट के बाद में ये आ जाएगा हमारा डेप्ट टू इक्विटी, इसको सिलेक्ट करेंगे और डन करेंगे। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट डन करेंगे तो आपके सामने कंपनी का नाम, मार्केट कैप, क्लोज प्राइस, पी रेशियो एंड डेप्ट टू इक्विटी ये आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से कंपनी का क्या करना है, आपको देखना है कि इनका पी रेशियो आपका कितना 25 से या 20 से कम किसका है और कर्ज यानी कि डेप्ट सबसे कम किस कंपनी पर है। देखिए पहली कंपनी हमें मिल गई ये IDFC। तो इस कंपनी में देखिए क्या है हमारा, तो इस कंपनी में इस टाइम पर पी रेशियो कितना है 16 का और कर्ज कितना है 0, यानी कि कर्ज तो इस पर है ही नहीं। अब जिस कंपनी पर कर्ज नहीं है वो क्या अच्छा परफॉर्म नहीं करना चाहेगी, 100% करना चाहेगी। तो पहली अपनी जो बैंक मिल गई वो कौन सी है, IDFC बैंक। तो ये जितनी भी कंपनी जिस पर कर्ज सबसे कम है और इसका पी रेशियो भी बढ़िया है, उन कंपनियों को आप अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे। और वॉच लिस्ट में रखने के बाद भी आपको क्या करना है, उनका टेक्निकल एनालिसिस भी करना है। जैसे ही आप उनका टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं और वो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यदि आपको अच्छी दिखती है ऊपर जाती हुई तो आप उसमें अपनी बाई कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न उन स्टॉक्स से कमा सकते हैं। और भी कंपनी देखिए यहाँ पे इसका पी रेशियो कितना है 38, तो अभी इसको रहने दीजिए। इसका 91, नहीं ये नहीं चलेगी, ये चल जाएगी। क्यों,
कि 0.03 इसका क्या है, डेप्ट है, और क्या है, रेशो यानी कि पी रेशो 19, 19.5 का मान के चलिए, यानी कि ये भी कंपनी हमारी अच्छी हो सकती है। जितनी भी आप कंपनी देखना चाहें वो सब कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और देखने के बाद उन सभी कंपनियों को जो कि मैंने बताया पी रेशो आपका 20 से लेकर 25 से नीचे है तो बढ़िया है, और डेप्ट आपका 1 से कम होना चाहिए हमेशा, तो ही वह कंपनी मेरे हिसाब से बढ़िया मानी जाती हैं। और उन कंपनियों को जब आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं तो टेक्निकल यदि बोल रहा है कि आप इस टाइम पर इसको खरीद सकते हैं तो आप उसको खरीद सकते हैं। तो ये मान लीजिए मैं ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आप क्या करिए, यहाँ पे आके सभी उन कंपनियों को छांटिए जो कि जिन पे कर्ज बहुत कम है, यानी और उनका पी रेशियो 20 से लेकर 25 के नीचे है, तो आप उन कंपनियों की एक लिस्ट बनाइए और अपनी वॉच लिस्ट में उन कंपनियों को ऐड कीजिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं कि आपने कौन कौन सी कंपनी सेलेक्ट की हैं, तो मैं भी देखूंगा क्या वह कंपनी आपने सही सेलेक्ट की हैं या अभी वह इस टाइम पे खरीदने के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा। अब मान लीजिए कि आपको किसी स्टॉक्स में टेक्निकल और देखना है, लास्ट में रह जाता है टेक्निकल। तो टेक्निकल यदि आपको और देखना है तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए तो मैं एक चार्ट खोल लेता हूँ, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे स्टॉक ले रखा था। कौन सा ले रखा था, वो था हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। वही मैं चार्ट खोल लेता हूँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, ये मैंने खोल लिया। ठीक है, तो इस स्टॉक्स ने 5 साल में बढ़िया रिटर्न 1200% रिटर्न, बहुत ही बढ़िया रिटर्न माना जाता है 5 साल के अंदर, यानी कि आपका पैसा बढ़िया 12 गुना पैसा आपका हो गया। ठीक है, तो अब क्या है कि अब मान लीजिए ये स्टॉक आपका इस टाइम पे चल रहा है। अब हम टेक्निकल देख के ये कैसे पता लगाएंगे कि इस स्टॉक को हम खरीद सकते हैं या अभी हम इस स्टॉक को नहीं खरीद सकते हैं। तो देखिए, पहले मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ गई, उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा पोज किया, और पोज करने के बाद मार्केट नीचे आ गई। अब ये मार्केट क्या है, कुछ दिनों से साइडवेज चल रही है। अब मान लीजिए यदि इस मार्केट का जो यदि सपोर्ट बन रहा है इस टाइम पे, तो वो क्या है, तो मार्केट का जो सपोर्ट है इस टाइम पे वो है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, कि यदि कंपनी इसको नीचे की तरफ तोड़ेगी तो मैं क्या रहूँगा, नीचे की तरफ इंटरेस्ट रहूँगा खरीदने के लिए, लेकिन मतलब सेल करने के लिए। और लेकिन यदि मार्केट इससे ऊपर निकली, किससे, इस वाले टॉप से, क्योंकि मार्केट अभी इस जोन में चल रही है। जैसे ही मार्केट हमारी 581 के ऊपर निकलती है तो हम मार्केट में इस स्टॉक को खरीद सकते हैं, और टारगेट जो पहला रहेगा वो रहेगा हमारा 5600 के आसपास हमारा इसमें टारगेट रहने वाला है। एंट्री हमारी रहेगी 5100 के आसपास। ठीक है, तो कितने पॉइंट का रहेगा हमारा, 500 पॉइंट का इसमें हमारा बढ़िया एक टारगेट मिल सकता है यदि ये इससे ऊपर निकलती है। इसको बोलते हैं हम टेक्निकल भी मैं आपको वीडियो जो बनाऊंगा उसमें सिखाऊंगा पूरा कि आप किस प्रकार से टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तो ये था वीडियो जो कि मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप एक अच्छे स्टॉक्स निकाल सकते हैं, क्या क्या आपको उसमें देखना चाहिए, बैलेंस शीट, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करेंगे, बैलेंस शीट वगैरह कैसे देखेंगे, इनकम कैसे देखेंगे, कैश फ्लो क्या होता है, पी रेशो क्या होता है, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपने निकाले हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद एंड वंदे मातरम।